वक्त जो आपका प्रोजेक्ट जो शेर के नाम से चल रहा है, कितनी डिफिकल्टीज आई अपना नाम बनाने में बतौर अदाकार? मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। ड्रामा और फिल्म मेकिंग, इसमें कितना चार्म है एक नए आने वाले के लिए? एक्टर्स होते थे वो प्रोड्यूसर्स के घर के कभी सौदे ला रहे होते थे। ये अपना हकीकत है, ये इस बात में बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। फिल्मसाज हमारे हैं वो ज्यादातर उसी कास्ट को लेते हैं जो कि ड्रामों में होती है। कहाँ से लें, मतलब है ही नहीं कोई, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं ना। यानी आपके मुताबिक कराची का आर्टिस्ट माली तौर पे मुस्तहकम है? यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट सम पॉइंट। खवातीन को भी कहा जाता है, क्या इन बातों में कोई सदाकत है? डायरेक्शन कौन है जिसको आप कह सकेंगे एक बेहतरीन डायरेक्टर हमारे? लास्ट काम मैंने किया S47 के साथ, तो अभी तो शायद मेरे जहन में वही आ रहा है। इस वक्त तंज़ो मिज़ा और कॉमेडी में क्या सूरत हाल है? मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आखिरी पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामा कौन सा देखा था। जैसे शकील सिद्दीकी को ले लें, पाकिस्तान में खड़े होकर करेंगे नहीं आएगी हंसी, वही कि शकील सिद्दीकी खड़े हुए होंगे अगर इंडिया के किसी शो में, तो उसमें तो बहुत हंसी आती है। एक नया रिवाज चल पड़ा है कॉमेडी शोज का। वो शो जो रहे, कपड़े शो की बात कर रहे हैं मसला की, वो फिर आते हैं इतने सारे पैसे के साथ। हमारे पास वो लेंसेज ही नहीं है जो उस तरह से एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर सके। अच्छा, सलीम महराज ने बड़ा ओपन काम किया है, वो बड़ी उसकी धूम मची हुई है। शूट करने का भी तरीका होता है, ये शूट बहुत बुरा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट एट 5 के साथ आपका होस्ट तलहा अनवर हाजिर खिदमत है। अदाकारी वो शोबा है कि जिसके अंदर हर रोज अदाकार या फनकार एक नया रूप धारता है, एक नया स्वांग भरता है, एक नए किरदार में ढल जाता है। मगर इस अदाकारी को करने के लिए अपनी जात की नफी करनी पड़ती है, अपनी आप को मिटा के उस कैरेक्टर उस किरदार में डूबना पड़ता है जो ड्रामे की रिक्वायरमेंट है। इस अदाकारी के शोबे में शहर के एक ऐसे नौजवान को हमने आज मदऊ किया है जो कि उभरते हुए फनकार होने के साथ साथ शहर के एक बासी भी हैं, कराचीआइट भी हैं, और साथ साथ शोबिस इंडस्ट्री में अपना नाम गुज़िश्ता 10 सालों में इस कदर मजबूत कर चुके हैं कि टीवी जामात से बढ़ के फिल्म स्टार भी हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं किसी और की नहीं जनाब, उस लड़के की जिसने आगाज किया अदाकारी का और सीखा इसको पहले नैपा से और उसके बाद अमली जिंदगी में कदम रख दिया। मैं वेलकम कहता हूं मोहतरम जनाब तकी अहमद साहब को, जो आज मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। कैसे हैं तकी भाई? खैर खैरियत से हैं? कैसा रहा आपका ये सफर 10 साला नैपा से लेके आज फिल्म स्टार तकी अहमद? क्या रहा इस सफर के पीछे दास्तान? कितनी मेहनत, कितनी जुस्तजू, सब बताएं ना आज। यार लगता है कल की बात है, ये बीच वाला हिस्सा तो ऐसा लगता है आया और चला गया। कल जैसे नेपा में थे और आज यहाँ बैठे हुए। तो जब आपका काम आपका पैशन हो तो फिर टाइम का तो पता ही नहीं चलता ना। यानी कि देखिए ना कि इस कदर तेजी से वक्त गुजरता है और आज आप एक फिल्म स्टार भी हैं और आपने इतने मुतादिद प्रोजेक्ट किए हैं, और इस वक्त जो आपका प्रोजेक्ट जो बड़े मशहूर नाम शेर के नाम से चल रहा है, क्या रही इस पूरी दास्तान में? कितनी डिफिकल्टीज आई अपना नाम बनाने में बतौर अदाकार, और एक यंगस्टर से किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? असल में स्टार्ट लिया था मैंने कमर्शियल मॉडलिंग से, और फिर उस वक्त तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मुझे लगता गया कि यार अगर ये काम करना है ना तो इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि किसी भी शोबे में चले जाएं, हर काम को सीखना उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर ये मेरे घर वालों ने ही मुझे फोर्स किया था कि तुम नेपा में एडमिशन ले लो अगर तुम्हें यही काम करना है। वहाँ से फिर सीखना शुरू किया और फिर एक्टिंग के लिंक्स वहाँ से बनना शुरू हुए, और फिर एक्टिंग में फिर मज़ा आने लगा। फिर अब मुझे मॉडलिंग में इतना मज़ा नहीं आता जितना एक्टिंग में आता। मगर कमर्शियल तो आप बेशुमार कर रहे हैं। कमर्शियल में तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना, इस वजह से कमर्शियल कर लेते हैं। अच्छा, एक्टिंग में आप जो कदम रखा है, तो मेरा ख्याल है इसमें जो आपने इतने बड़े बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। देखें, हर प्रोजेक्ट का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैं आज तक भुला नहीं सका ना, वो उस ड्रामे का नाम है सांवरी। ये पीटीवी से ऑन एयर हुआ था और पीटीवी की होम प्रोडक्शन थी,
और आखिरी मेरा ख्याल है पीटीवी का वो वाला प्ले था जिसमें वो बहुत ज़्यादा आउटडोर गए थे। जैसे कि वो उसका शूट हुआ था भावलपुर में, उसका शूट हुआ था मुल्तान में, कोयटा में, नौशकी में। तो उसमें एक मजावर की कहानी थी, जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, जिसको एक जो एक मज़ार के ऊपर होता है, तो वहाँ उसको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करते हुए कहीं तक जाता है और फिर उस जर्नी में उसको ये अंदाज़ा होता है कि हकीकी मोहब्बत है क्या। तो जब उसको पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है लड़की की और वो कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है, तो फिर वो जिस तरह से वो खुदा के उसमें ज़ोन में आ जाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि बाहर के कुछ लोगों ने ये ड्रामा देख के इस्लाम कबूल किया, और तो ये चीज़ इस ड्रामे को मेरे लिए ना बहुत बड़ा बना देती है। यानी कि आपने एक मैसेज कन्वे किया इस ड्रामे के थ्रू, जो कि लोगों को इस्लाम में जिस दाखिल करने का। उस पूरे ड्रामे से दुनिया की मोहब्बत से हट के जो है ना खालिक हकीकी की तरफ जो है रुझान किस तरह से लोगों का बढ़ा, ये मेरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह से हो पाएगा, लेकिन कुछ ब्लेसिंग थी जो ये इस तरह से हो सका। यानी कि हम आज भी कह सकते हैं कि हमारा ड्रामा लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी साबित होता है और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलता है अमली तौर पे। हाँ, पहले भी होता था, बीच में फिर हम अपने ट्रैक से बहुत ज़्यादा हट गए थे, लेकिन अब तो बहुत ही बेहतर हो रहा है हमारा ड्रामा और बहुत ही मीनिंगफुल और मैसेजेस के साथ हो रहा है। अच्छा तकी भाई, इस वक़्त जो शोबा है हमारा मीडिया इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, और बिलख़ुसूस ड्रामा और फ़िल्म मेकिंग, इसमें कितना चार्म है एक नए आने वाले के लिए? कितने प्रॉस्पेक्ट्स ओपन हैं, कितने अपॉर्च्युनिटीज़ हैं नए आने वाले फ़नकारों के लिए? देखिए, अगर हम पीटीवी की बात करें तो हमें हमें यही बताया जाता है कि नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो एक्टर्स होते थे वो प्रोड्यूसर्स के घर के कभी सौदे ला रहे होते थे। ये अपना हकीकत है। ये इस बात में बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि अच्छा तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे पास तुम चलो जाओ, तुम्हारी भी रिहर्सल नहीं है, तुम जाओ मेरे घर ये पहुँचा दो, इस तरह से ये सब। बड़े-बड़े नाम भी हैं उसमें। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़े-बड़े नाम हैं और वो लेना मुनासिब नहीं है। तो ख़ैर ये एक दौर देखा, फिर उसके बाद फिर जब चैनल्स जिस तरह से आ गए तो फिर काम मिलना थोड़ा-सा आसान हुआ, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं हुआ। लेकिन अब तो मैं कहता हूँ अगर किसी के अंदर टैलेंट है, तो वो छुप नहीं सकता है। अब तो आप खुद ही कोई ड्रामा बना सकते हैं, अब तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे बहुत बड़े-बड़े, अच्छे-अच्छे नाम हमारे सोशल मीडिया से ही उभर के आ गया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। हाँ। अच्छा देखिए भाई, इस वक़्त जो हमारे फ़िल्म्स या जो फ़िल्मसाज़ हमारे हैं, वो ज़्यादातर उसी कास्ट को लेते हैं जो कि ड्रामों में होती है। अब जैसे कि ईद के मौके पे कुछ फ़िल्में देखने में आईं, उसमें तो ज़्यादातर कहाँ से लें? कहाँ मतलब है ही नहीं कोई, मतलब फ़िल्म ही नहीं है। तो फिर फ़िल्म एक्टर अलग से कैसे अपना बनाए कि नहीं मैं फ़िल्म स्टार हूँ। 3 साल में एक फ़िल्म बन रही है, तो वो जो एक एक्टर है वो तो ये बोल के नहीं बैठ सकता कि यार 3 साल में चलो मैं एक ही प्रोजेक्ट करूँगा। तो हमारे पास ये हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है ही नहीं ना। हमारे पास हॉलीवुड की बड़ी-बड़ी मूवीज़ हमारे पास नहीं चल सकीं। तो पाकिस्तानी मूवी, हम ये शिकायत करते हैं पाकिस्तानी मूवी नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती, वाक़ई में नहीं चलती। किसके पास है इतने पैसे? 1200 का टिकट हुआ हुआ है, 600 का पॉपकॉर्न है, पेट्रोल निकाली, पर हेड जो है वो ₹2000 पड़ रहा है। ज़्यादा होगा बल्कि। ज़्यादा ही होगा कम से कम। तो अगर एक फैमिली जा रही है, तो 10,000 तो कोई नहीं खर्च करेगा कि एक फ़िल्म देख के आते हैं। तो इतने पैसे कितने लोगों के पास? तो नेटफ्लिक्स पे लोग जो है वो सब्सक्राइब वैसे ही करके। देख लेते हैं। जी, तो बिल्कुल ऐसे। हमारा जो कंटेंट है तकी भाई, वो किस क्या चीज़ का? फ़िल्म का, क्या वो कंपनी बना भी नहीं सका ना, लोग आए ही नहीं देखने के लिए। वो एक इंडस्ट्री तो जब बनती है जब लोग आना शुरू करते हैं, ग्रो करेगी, पैसा कमाएँगे तो फिर बेहतरी की तरफ जाएँगे। वो लोगों ने फ़िल्में बनाई, फ्लॉप, 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 लोग उसको देख ही नहीं सके। मुश्किल से 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता कोई फ़िल्म लग जाती है, तो उसमें तो आधे पैसे भी पूरे नहीं हो पाते। तो एक चीज़ जब चलती रहेगी तो फिर जिस तरह से वो कहते हैं ना, एक पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट जब चलती रहती है, अगर बीच में मुदाखलत ना हो तो फिर मुल्क पनप के वो ऊपर जाएगा ना। अच्छा देखिए भाई, पहले कहते थे कि आर्टिस्टों के हालात फाके ज़दा होते हैं, उनके घर में राशन नहीं ये होता। उस ज़माने की ही बात है, पीटीवी की,
लेकिन उस वक़्त भी इतनी बुरी कोई ऐसे भी कोई हालात नहीं पहुँचे थे। लेकिन लोगों का एक तासुर ज़हन में ये होता था कि भाई आर्टिस्ट जो है वो एक ना उसकी शादी हो पाती थी, ना उसको कोई बेटी भी दिया करता था, लेकिन वो बेचारा सर्वाइव करता था, लेकिन काम बड़ा क्वालिटी का निखर के काम देखने को मिलता था, चाहे फ़िल्मों की बात। अच्छा, हमारे पास कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल है नहीं कि किसी एक्टर की शादी ना हुई हो। ये बात मैंने भी सुनी है, लेकिन इस तरह की अब जैसे हम बात करें, एक नाम लें अकबर सुबहानी साहब का, अकबर सुबहानी साहब। बड़ा नाम थे, हाँ। ठीक है, मगर वो भी देखे ना, जितनी बातें मशहूर हुई हैं कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल है, ऐसा है नहीं। इनके बच्चे माशाल्लाह मुल्क से बाहर हैं और अपने बच्चे अपने वालिद साहब का बहुत ख़याल रख रहे हैं। अच्छा, मुल्क से बाहर कैसे हैं? खुद से तो नहीं कोई उठ के चल सकता ना कि मैं जा रहा हूँ, खुद ही भेजा ना। तो माशाल्लाह जो सही है, वो असल में उनके ऊपर बीमारी आई, बुढ़ापा आया, तो उनके बारे में एक मशहूर हो गई थी बात। उनका कोई क्लिप आ गया था कि बहुत मुश्किल हालात में है। फिर उनकी फैमिली ने और उन्होंने उस बात की जो है वो नफ़ी की थी कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी आपके मुताबिक कराची का आर्टिस्ट माली तौर पे मुस्तहकम है? जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें तो है, उसके मुताबिक। अगर हम बात करें हमारे दूसरे सूबों की, पंजाब में अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं कि भई फलाँ, जैसे जावेद कोडू साहब का भी इंतकाल हुआ और वो अल्लाह की बारगाह में पेश हुए। मुझे नहीं मैं ये जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता। मुझे तो नहीं पता उनकी क्या हालात चल रहे हैं। मुझे फ़िलहाल मुझे टीवी का ही पता है। अरे हमारी एक इंडस्ट्री एक ज़माने में फ़्लरिश करती थी लाहौर में, और बड़ा काम होता था। कौन सी वाली? हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के जो ड्रामा इंडस्ट्री कभी भी लाहौर में, अगर आप अपने भी बचपन में भी याद करें, ड्रामा इंडस्ट्री हमेशा से कराची में थी। आप कोई भी पीटीवी का शो उठा के देखें, उसमें सारे अवार्ड्स जो थे कराची को ही मिल रहे होते थे। सारे हिट ड्रामे कराची के होते थे। लाहौर की जो इंडस्ट्री थी, ड्रामा इंडस्ट्री, उसमें ड्रामे चलते थे अशफाक साहब के लिखे हुए। वो फ़लसफ़े वाले होते थे। वो अ, मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते थे, लेकिन वो उस तरह से हिट नहीं होते थे जितना ये फ़ातिमा सुरैया बजिया, अनवर मकसूद और ये इन लोगों के ड्रामे हुआ करते थे। तो ड्रामा इंडस्ट्री हमेशा से कराची में ही रही है। बट व्हाट अबाउट वारिस? हाँ, इस तरह की कुछ कुछ मिसालें हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सारी, आप जितने अगर 10 ड्रामे गिनवाएँगे, तो उसमें से 7 कराची के होंगे और 3 आपको मिल जाएँ। अंधेरा उजाला एक बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ करता था, लाहौर सेंटर से आया करता था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही। हमारा जो इस वक़्त जो रुझान देखने में आता है कि हमारी फ़िल्म मेकिंग भी कराची में हो रही है, हाँ, कह सकते हैं। और जितना एक्टर हमारे इस्लामाबाद सेंटर का था या लाहौर सेंटर का था, वो यहाँ शिफ्ट हो यहाँ शिफ्ट हो यहाँ गए। शिफ्ट हो और चुके हैं। इसका मतलब यही साबित होता है कि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हाँ, क्योंकि चैनल्स सारे यहाँ पे आ गए हैं और उनके हेड ऑफ़िसेज़ यहाँ पे बन गए हैं और कराची का वेदर जो है वो काफ़ी मुनासिब है शूटिंग के लिहाज़ से। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। जिस तरह से इस्लामाबाद में आपको ऐसी सर्दी आपको मिलेगी कि आपसे काम ना हो। तो और फिर हब्स भी ऐसा हो जाता है कि फिर भी काम ना हो। तो ये वेदर भी बहुत सूट करता है इस शूटिंग के हवाले से। अच्छा, हमारे एक इस मीडिया इंडस्ट्री में ये बात मशहूर है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ एट सम पॉइंट, और बाज़ दफ़ा ख़वातीन को भी कहा जाता है कि किसी न किसी हरासगी का शिकार बनना पड़ता है। क्या इन बातों में कोई सदाकत है, या बस ये महज़ अफ़साना और मफ़रूज़ा ही हैं? मेरे सामने अगर मैं सोचूँ भी ना, तो मेरे सामने कोई ऐसी मिसाल है नहीं कि कोई हीरोइन इस तरह से हीरोइन बनी हो। और ऐसा अब पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये ख़ास तौर से इस इंडस्ट्री की जो सारी गेम है ना, ये पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक स्टार बनाएगी। अगर कोई इस तरह से आने की कोशिश करे तो उसको एक ड्रामा मिलेगा, अगले में वो पब्लिक उसको नहीं देखेगी, तो कौन-सा कमर्शियल है जो उस ड्रामे को जो है स्पॉन्सर करेगा? कभी भी नहीं करेगा वो। कमर्शियल तो उसी ड्रामे को स्पॉन्सर करेगा ना, जिसको पब्लिक देख रही होगी, जिसमें वो एक्टर्स होंगे जिनको पब्लिक देख रही है। तो जब वो कमर्शियल स्पॉन्सर नहीं करेगा तो चैनल क्यों चलाएगा? जब चैनल चलाएगा नहीं तो प्रोड्यूसर क्यों बनाएगा? तो वो वाला सिस्टम इस फ़ील्ड में आके जो है ना, ब्लॉक हो जाता है। तो मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं नहीं। अच्छा, आप मॉडल भी रहे हैं और अभी भी मॉडलिंग करते हैं, कमर्शियल मॉडलिंग। कमर्शियल मॉडलिंग। आपने इस शोबे को ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श कब पाया? आप बतौर मॉडल ज़्यादा कामयाब रहे कमर्शियल मॉडल, या आपने ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं बतौर अदाकार हासिल किए? देखिए कमर्शियल, क्योंकि उसमें ब्रांड डायरेक्ट आपके साथ कनेक्टेड होता है, तो उसमें पैसे ज़्यादा होते हैं। इधर जो अगर आप ड्रामे की तरफ चले जाएँ तो उसमें फिर बहुत सारे तरीकों से होते हुए फिर ब्रांड आता है। तो ऑफ़ कोर्स जितने आप 1 महीने में ड्रामे से कमाते हैं, वो आप 1 दिन में कमर्शियल से कमा।
अच्छा, हमारे एक बड़े ज़माने में एक मशहूर नाम हुआ करते थे कराची से, जैसे नूरुल हुदा शाह साहब, और बड़े-बड़े लोग हुआ करते थे। और लॉर्ड सेंटर की बात करें तो बानो कुद्सिया, और आपने ज़िक्र किया अशफाक अहमद। वो लेवल लिखने वालों का आज भी मौजूद है मीडिया इंडस्ट्री में, जो उस लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आलमी सतह पे धूम मचा दें। क्योंकि गुज़िश्ता अगर 10 सालों की बात करें, तो शायद एक ड्रामा जिसके अंदर शायद वो फ़हाद थे, उसके अलावा कोई मशहूर बड़ा नाम नहीं आया, जो हमारे आलमी सतह पे शो मैं कर सके। वही कहूँगा कि अगर आप फिर बहुत आसान हमसफ़र जिसकी ग़ालिबन बात कर रहा हूँ मैं शायद। अच्छा, मैं फ़वाद जिसकी अगर आप वो फवाद हाँ, अगर आप उठा के देखें ना, तो सोशल मीडिया तो झूठ नहीं बोल सकते, जो नंबर आते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, वो झूठ नहीं बोल सकते। अगर एक एपिसोड को 25 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो मतलब वो 25 मिलियन का मतलब हो गया 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ वो पाकिस्तान में सिर्फ नहीं देख रहे, वो फिर पूरी दुनिया वाले मिलके देख रहे हैं वो ड्रामा। तो मेरे ख़्याल से तो उससे बहुत ज़्यादा हाइप चली गई है अब पाकिस्तानी ड्रामे की। थ्रू डिजिटल तो मीडिया। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और शायद नेटफ्लिक्स और ये अमेज़न ने ये, क्योंकि इनके हेड ऑफ़िसेस इंडिया में हैं, तो ये पाकिस्तानी कंटेंट को उस तरह से नहीं ले रहे होते। लेकिन यूट्यूब पे तो वो वाली पाबंदियाँ नहीं हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हमारे जो यूट्यूब वाले चैनल हैं, ये नेटफ्लिक्स से किसी भी एक प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। यानी कि हमारा कंटेंट आज भी आलमी सतह को मुकाबला। और मैं फिर वो बीच में एक गैप आ गया था। बीच में फिर वो एक अजीब से ड्रामे बनने लगे थे, बहुत फ़ुज़ूल सा कंटेंट बनने लगा था। वो इंडिया की कॉपी भी करना शुरू हो गए थे। एक वक़्त डिश 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 वाली भी एक जाकर आया है, एक वो वाला दौर भी देखा स्टार था प्लस को कम्पीट करने की। कि हाँ, और फिर सारा फ़ॉरेन कंटेंट भी आ गया था, जिसको फिर डबिंग के साथ जो चल रहा होता था। वो वाला दौर भी देखा है पाकिस्तान में। लेकिन अब ड्रामा तो अब तो बहुत ऊपर जा चुका है। अच्छा, व्हाट अबाउट द हमारा जो एक और शोबा, इस शोबे को बड़ी बेस कहा जाता है, बुनियाद कहा जाता है, डायरेक्शन। एक बड़ा नाम इस वक़्त इस शोबे के अंदर कौन है जिसको आप कह सकें कि एक बेहतरीन डायरेक्टर हमारे? जो अभी लास्ट काम मैंने किया एस 39 के साथ, तो अभी तो शायद मेरे ज़हन में वही आ रहा है। जिनके जिनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया और एक बहुत बड़ा रोल मिला मुझे। डायरेक्टर की अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है ना किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो उस प्रोजेक्ट की शक्ल ही कुछ और होती है। अगर डायरेक्टर खुद सिर्फ़ अपनी उसके लिए दिहाड़ी के लिए आ रहा है, उसकी फिर वो वाली बात नहीं बन पाती उसके अंदर। हमारे यहाँ तंज़ो-मिज़ाह लिखने वालों का भी एक काल है। अनवर मकसूद साहब एक बड़ा नाम, स्टूडियो ढाई, और कहीं ऐसे ड्रामे लिखे जो कि यादगार बन गए। इस वक़्त तंज़ो-मिज़ाह और कॉमेडी में क्या सूरत-ए-हाल है? लिखने वालों की क्या कैफ़ियत है और काम करने वालों का क्या हाल है? आपको वैसे अंदाज़ा होगा कि अगर आप इंटरनेशनली किसी भी उस पे जाएँ, तो आपको पता होगा कि एक एपिसोड लिखने के लिए ख़ास तौर से कॉमेडी में कुछ 6 से 7 लोगों का पैनल होता है। एक सीरियस चीज़ एक बंदा लिख सकता है, अपना माइंड डाल सकता है वो स्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन कॉमेडी इतनी आराम से लिखी नहीं जाती है। ये कोई बहुत बड़े-बड़े लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा, बड़ा-बड़ा काम कर दिया। लेकिन अगर आप एक सिटकॉम के लिए किसी भी राइटर को आप बोल लो कि यार ये लो 25,000 30,000 रुपए और एक दिन में मुझे एपिसोड लिख के दे दो। एक दिन में वो कैसे लिख सकता है? वो कैसे वो फिर वो बेचारा खुद ही हँस रहा होता है। पब्लिक को तो हँसी नहीं आती। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आखिरी पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामा कौन-सा देखा था। मतलब शायद बन ही नहीं रहे, वो शायद वो हमें हँसी आ ही नहीं रही होती। ये एक बड़ा मसला है। और इसमें ज़्यादातर काम सटायर पे हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो बेसाख्तगी पे। ये वो न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इस वक़्त हमारे लिखने वालों के लिए मौक़े नहीं है, या देखने वालों की तरजीह नहीं रही कॉमेडी? नहीं, देखने वाले तो फिर सब कुछ देख रहे हैं, बाहर वाला तो देख रहे हैं वो लोग बाहर वाले शोज़ को बहुत मज़े से देख रहे हैं वो, कॉमेडी। लेकिन यहाँ उनको वो वाला उस तरह से कंटेंट मिल नहीं पा रहा। अब जैसे शकील सिद्दीकी को ले लें, शायद मेरी बात गलत हो माज़रत के साथ, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में किसी शो में खड़े होके कॉमेडी कर रहे होते हैं, तो उसमें तो हँसी नहीं आ रही होती। लेकिन वही अगर इंडिया में खड़े हुए कर रहे होते हैं कॉमेडी, मैं इन आजकल के शोज़ की बात कर रहा हूँ, वो बकरा किस्तों वाली की बात नहीं कर रहा। लेकिन आजकल के शोज़ में अगर वो पाकिस्तान में खड़े होके करेंगे, नहीं आएगी हँसी। वही कि शकील सिद्दीकी खड़े हुए होंगे अगर इंडिया के किसी शो में, तो उसमें तो बहुत हँसी आती है। तो इससे तो मुराद ये हुआ ना कि उनसे काम लेने वाले। काम लेने वालों का मसला मुझे ज़रा ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि हमारे पास एक ड्रामा चलता था अनकही,
उनकी क्या ड्रामा था, लोग आज भी उसको याद करते हैं आज भी बात है। और उस ड्रामे को देख के लोग आज भी उसके ट्रांस में खो जाते हैं। ये कंटेंट अब मैं क्यों नहीं देख पा रहा पाकिस्तान टेलीविजन पे या दीगर जो हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं, इस वक्त का कंटेंट लिखने वाले सबसे सबसे मेन वजह मैंने आपको शुरू में ही बताई कि हमारा जो राइटर है ना, वो उसको उसको पे उसके उसके काम के हिसाब से नहीं मिल पा रही है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि उसको टाइम भी उसके उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। प्रेशर है उस पे प्रेशर है उसके ऊपर कि भाई इतने दिन में ये एपिसोड लिख के दो। मतलब एक तो होता है ना कि यार आपने बहुत पहले से अगर चले उसको बोल दिया हो, ये आइडिया है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे अप्रूव होने में चीज़ें इतना टाइम लगा रही हैं कि बस अब एक-एक दिन में उसको एक-एक एपिसोड देना है। नहीं निकल सकती वो वाली चीज़, वो पॉसिबल ही नहीं है। एक दिमाग कितना काम कर तख्लीकी ज़हन को छोड़ के आप टोटल कमर्शियल बुनियादों पे काम निकालना चाह रहे हो। जहाँ दुनिया में वो बैठे होते हैं, 6-6 लोगों का पैनल बैठा हुआ होता है, वो होता ये है कि फिर वो एक बंदा अपना सिनेरियो बताता है, उससे पे जज किया जाता है कि यार इसमें मज़ा है, हाँ, हँसी आ रही है, सही है? तो फिर उस पे बैठ के काम होता है। वो एक ही बंदा है, वो कितना निकाल लेगा अपने दिमाग से, कितने एपिसोड निकाल लेगा, कितने डायलॉग्स निकाल देगा? मुश्किल हो जाती है। अच्छा, हम अगर बात करें लिखने वालों की, लिखने वाले बेशुमार आपके भी नॉलेज में है और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं उनको। लेकिन जो लिखने वाले पहले हुआ करते थे, वो अपनी बात को पैराए में बयान किया करते थे। यानी कि बात को बयान भी कर दिया करते थे और सेंसरशिप भी मद्देनज़र रहा करती थी। अब का जो कंटेंट हम टीवी पे देख रहे हैं, मेरा ख़्याल है उसमें वो अखलाकी क़यूद का भी ख़्याल नहीं रखा जाता, जो वक़्त की ज़रूरत है या हमारे माशरे का एक तकाज़ा है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, ज़माना बदल रहा है, ज़माना बहुत आगे जा चुका है। हर चीज़ के अंदर अगर बहुत ज़्यादा सेंसरशिप लगाई हमारे यहाँ जो चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक-ठाक सेंसरशिप है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ऐसा है कि कुछ मौलवी हज़रात चैनल्स ने पेरोल पे रखे हुए हैं, वो आके उनका कंटेंट देखते हैं रियली? और उसके अंदर अगर कोई मायूब चीज़ होती है तो वो उसको पहले ही, क्योंकि चैनल्स ने इतना भुगता हुआ है ना लोगों का रिएक्शन, कि लोग पहुंच गए डंडे लेके, ये लेके इस तो अब चैनल्स बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। अब वो कोई हल्की चीज़ या इस किस्म की उल्टी सीधी चीज़ें जो है वो जाने ही नहीं देते। अच्छा, हमारे आजकल के ड्रामों में एक ट्रेंड देखने में आता है कि हीरो सेंट्रिक ड्रामे, यानी कि खातून से ज़्यादा हीरो पे ड्रामा फोकस है। मतलब मोस्ट ऑफ द ड्रामा अगर मैं बात करूँ, आपने हमारा हमारा ऐसा पाकिस्तान में हो चुका है। उसकी बात सारी वही है कि जिसको पब्लिक देखना चाह रही है, उसी को ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, उसी पे ड्रामा भी बनेगा। तो क्या ख़वातीन से आप इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री भी देख लें, उधर भी तो ऐसा ही है। सारे हीरोज़ ही उनकी आधी-आधी पेज़ मिल रही होती हैं हीरोइन्स को। कौन-सी हीरोइन के ऊपर स्टोरी आती है और वो कोई हज़ार करोड़ की फ़िल्म बनती है? कौन-सी? यानी कि मर्द की डोमिनेंसी यहाँ भी है, वहाँ भी है, हाँ, ये दोनों तरफ है। एशिया के हाँ, अंदर। मतलब मेरे ख़्याल है हॉलीवुड में भी ऐसे ही है। और मतलब आपको कितनी हीरोइन्स हैं जो कि मेल हीरो से ऊपर हैं? कम है, नहीं हो पाता। तो लिखा ही नहीं जा रहा खातून को। नहीं, देखा नहीं जा रहा। देखा जाएगा तो फिर उसको लिखा भी जाएगा। अब एक मारवी ड्रामा आया था एक ज़माने में, हाँ, और क्या ड्रामा था वो। इस तरह की छोटे हाँ, आती हैं, इस तरह से यहाँ भी मिसालें आती हैं। ड्रामे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सेंट्राइज़ जिसमें हुआ होती हैं हीरोइन्स होती हैं, इस तरह के यहाँ पे भी ड्रामे बन रहे होते हैं। लेकिन हीरो को यहाँ पे ज़रा ज़्यादा दी जाती है। हालाँकि स्टोरी आप उठा के देखें, सारी घरेलू होती हैं। और हमारे ड्रामों को इंडिया में भी कहा जाता है कि बड़ी पज़ीराई हासिल होती है और वहाँ की ख़वातीन हमारे ड्रामे को वहाँ के ड्रामे से ज़्यादा पसंद कर रही होती हैं। ख़वातीन तो छोड़ें, जो वहाँ के एक्टर्स होते हैं, अगर आपने उनके कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कि यार वहाँ पर ऐसे-ऐसे एक्टर्स जिनको देख के हम कह रहे होते हैं कि यार हम इनसे सीख रहे हैं, वो कहते हैं कि यार हम तो पाकिस्तानी ड्रामा देख के जो है वो सीखते हैं, मैंने कि नेचुरल काम कैसे होता है। एग्ज़ैक्टली मैंने वहाँ के बड़े एक्टर हैं और उनका मैंने सुना कि यहाँ के कुछ एक्टर्स के ड्रामे वहाँ पे अकेडमीज़ में दिखाए जाते हैं। वो पुराने वाले तो थे ही, लेकिन अभी आजकल के ड्रामे हमें लग रहा था कि यार आजकल हमारा ड्रामा बैठा जा रहा है, बैठा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, आजकल का भी बहुत स्टैंडर्ड उसका बहुत ऊपर है। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री से हट के अब हम बात करते हैं। आपको एक बात का अंदाज़ा है कि आज का जो आर्टिस्ट है वो अपने माली मामलात में काफ़ी स्टेबल नज़र आता है और हम जो उनका तर्ज़
अंदाज, तर्ज रिहाइश देखते हैं वो भी काफ़ी बेहतर है। जो पुराने आर्टिस्ट जो आज स्क्रीन पे हमें नज़र नहीं आते, जिनको हम सोशल मीडिया पे ढूँढते हैं, उनकी फलाह व बहबूद के हवाले से कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इस वक़्त की मौजूद आर्टिस्ट कम्युनिटी ने बनाया है, या आपको लगता है कि कोई ऐसा हुकूमती सतह से काम होना चाहिए उनके लिए कि जो उनको दोबारा से हयात दे सके? हुकूमत ने कार्ड्स लॉन्च किए हैं उनकी क्या कहते हैं उसको, हेल्थ कार्ड 5 लाख 7 लाख, लेकिन वो हेल्थ कार्ड आप इस उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बीमार हो के हॉस्पिटल में जाए तब वो काम आ सके। तो लेकिन जो नॉर्मल ज़िंदगी भी तो अगले ने जीनी है ना, तो उसके लिए अभी तक जो मेरी नॉलेज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपकी आर्टिस्ट ये कम्युनिटी ये इंतज़ार आर्टिस्ट कम्युनिटी कितना, ये काम तो गवर्नमेंट सतह के ऊपर हो सकता है, ये आर्टिस्ट ये कोई कम्युनिटी मिलके तो कितना कर लेगी? मतलब आप लोगों का कोई ऐसा सर्किल आपके कितने एक्टर्स होंगे? 300 एक्टर होंगे अगर आप सिर्फ तरह से सबको नहीं, पूरे पाकिस्तान में अगर जो आजकल काम कर रहे हैं 300-400 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। अब वो 400 लोग मिलके क्या कर सकते हैं? यानी कि इसके लिए हुकूमती ग्रांट, हुकूमती ये इमदाद ये होना इस तरह ज़रूरी की है। चीज़ें, तो फिर ये जो हम टैक्स दे रहे होते हैं इसका मकसद ही यही होता है कि वो फिर जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको उनको भी देखा जाए। चाहे वो किसी भी तबका चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से हों, चाहे लेकिन किसी भी कम से फ़ील्ड, कम आर्टिस्टों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर होना चाहिए ऐसा। कम से कम क्यों, ये तो सबके लिए ही होना चाहिए, ज़रूरी है ये तो। अच्छा, हमारे यहाँ एक नया रिवाज चल पड़ा है कॉमेडी शोज़ का, जो कि अक्सर आपको रात के औकात में देखने को मिलते हैं। ये आपको क्या लगता है, ये किसी कॉमेडी शो से किसी गैर मुल्की कॉमेडी शो से इंस्पायर्ड होना शुरू हुए हैं यहाँ पे? क्योंकि जो तरीक़ेकार, जो ज़हन, जो सेट और जो कैरेक्टराइज़ेशन उसमें होती है, वो लगता है ऐसा है देखने वालों को वो किसी का चरबा है, लेकिन उसके बावजूद पज़ीराई नहीं है। वो शो जो है कपिल शो की बात कर रहे एग्ज़ैक्टली। हैं, इस तरह की। हाँ, जब कपिल शो हिट हुआ था तो उसके बाद और शुरू हुए थे, लेकिन अगर आपको याद हो तो एआरवाई ने इस तरह के शोज़ बहुत कपिल शो से बहुत पहले से शुरू किया हुआ था। लेकिन वो फिर आते हैं इतने सारे पैसे के साथ। हमारे पास वो लेंसेज़ ही नहीं है जो उस तरह से एक्सप्रेशंस को कैप्चर कर सकें, जब इतने दूर-दूर लगे होते हैं कैमरे उतने बड़े से स्टेज के साथ। वो बहुत बड़ी, वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, आगे हैं। पैसों के हवाले से ना, वो जब वो कैमरा लाएँगे तो उनका कैमरा, हमारे पास तो नहीं है वो वाले कैमरे, जिस तरह के शोज़ में उनके पास होते हैं। हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता है एडिट पे, उतना इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, तो इस मैं फिर वही वाली बात है, मैं वही कहूँगा, वही शकील सिद्दीकी पाकिस्तानी किसी शो में खड़े हुए हैं, हँसी नहीं आ रही, वही शकील सिद्दीकी इंडिया के शो में खड़े हुए हैं, वो हँस-हँस के लोट-पोट हो रहे हैं, वहाँ के लोग हँस-हँस के लोट-पोट हो रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक ऑडियंस का जो लाफ्टर है, हमारे यहाँ अभी तक उसको कैप्चर नहीं किया गया। हाँ, राइट। आप देखें अभी जो आईपीएल में कौन जीता है? आरबीसी क्यों, जी हाँ। क्या टीम का क्या नाम है? ग़ालिबन यही था जो आप वो ये जो जीती है, इसमें जो ऑडियंस की उस उन्होंने कितना अच्छा उसके आखिरी मोमेंट्स को, ऑडियंस जो जो जिस तरह की नारेबाजी कर रही है उसको कितना अच्छा उन्होंने कैप्चर करके वो अपनी फ़िल्म का एक वो अंदाज़ उसके अंदर डाल के उसको किस तरह से एक इमोशनल टच दिया है। एग्ज़ैक्टली। हमारे यहाँ इस इन चीज़ों को कैप्चर ही नहीं किया जाता। यानी कि वो नेचुरल मोमेंट्स, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ही हमारे पास। रिएक्शंस कैप्चर नहीं होते हमारे यहाँ, ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, हम अपने जो अदाकारों को जो हम यहाँ पे देखते हैं, काम करते हैं, अभी थिएटर में भी काम कर रहे हैं, टीवी में भी काम कर रहे हैं, फ़िल्म में भी काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे गुफ्तगू हमारी होती है, वो बताते हैं कि जो गैर मुल्क में जाके उनसे काम लिया जाता है, जिस लिहाज से उनसे कंटेंट प्रोड्यूस कराया जाता है और जिस तरीके से रिहर्सल्स और मेहनत कराई जाती है, शायद वही वजह है कि वो काम इतना क्लीन बन के आता है। वो काम क्रीम बन के आ रहा है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही वजह है। और फिर हम पीछे जब जाते हैं तो फिर आखिर में फिर वही वाली बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट की। वो वाली इन्वेस्टमेंट, वो वाले बजट्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, हम आपसे 1-2 ऐसी आर्टिस्टों के नाम लेते हैं, जैसे कि टीपू हैं। अब कौन टीपू से वाले? टॉल अच्छा, वाले, ठीक है। तो उनको अभी गैर मुल्की अवार्ड से भी नवाज़ा गया, बड़ी उनकी धूम रही और ग़ालिबन उनको जो है बीबीसी पे भी उनकी स्टोरी चली। मतलब हमारे आर्टिस्ट के अंदर टैलेंट तो है और उससे काम लेने वाले लोग नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है ये कि हमारी बदकिस्मती है कि जिसको हम इतने साल से सह रहे हैं और पता नहीं कब तक सहते रहेंगे? बहुत बड़ी बदकिस्मती है वो, उस तरह से। अब ये जो मैंने एक मूवी की थी 13, उसके अंदर उनका मेन रोल था। अब
और उनके अब ऑपोजिट थे सलीम महराज। हम्म कितने मतलब एक्टिंग के ये वो वाले गुरु है, हैं जिन सलीम महराज जो इंस्टीट्यूशन है ये लोग, एग्जैक्टली। इनके ऊपर फिल्म बनी और फिल्म भी अच्छी बनी, देखने नहीं आया ना कोई। तो अब किसका कसूर है? अच्छा, सलीम महराज ने आपके वेल में होगा एक सोशल मीडिया पे भी अभी काम किया है, काफ़ी थोड़ा सा कह लीजिए कि बड़ा ओपन काम किया है, वो बड़ी उसकी धूम मची हुई है। मतलब आप इस तरह के काम को जो कि थोड़ा सा अगर कहा जाए कि एडल्ट कंटेंट की तरफ जाता है, उसकी आप सपोर्ट करते हैं? इस पे मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा यार इससे बोल्ड कंटेंट मैंने Z5 के लिए शूट करवाया हुआ है। इंडिया के लिए? हाँ, अच्छा। लेकिन शूट करने का भी तरीका होता है कि कोई चीज़ चीप लग रही है और कोई चीज़ लग रही है कि ओके ये तो हम इंडियन फिल्मों में भी ऐसे ऐसे सीन्स देखते हैं कुछ। ये शूट बहुत बुरा हुआ है, इस वजह से ये जिस तरह ये बिल्कुल ही ऐसा। गालिबन लाहौर में शूट हुआ है। हाँ, ये कराची में इसकी जो लोकेशंस मैं समझता हूँ। हाँ, ये लाहौर में शूट हुआ है। अब वो एक्टर को उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि अब उसमें मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही बरी ज़िम्मा हो जाए, लेकिन उसको इतना अंदाज़ा क्योंकि वो आप जिस सिनेरियो में हो, आप जहाँ रह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होता है ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो फिर आप देखते हो यार ये क्या हो गया, सर पकड़ के बैठे होते। तो वो उनको अपने वो उस वाले प्रोजेक्ट से उनको था कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था क्योंकि लेकिन हमें नहीं पता होता कि अब मैं कैसा दिख रहा हूँ। मैं मेरी शर्ट का ये कॉलर अगर ये ऐसे हुआ है, तो फिर मुझे तो नहीं पता नहीं ये बात। ये तो कोई मुझे बताएगा, तो फिर मुझे पता चलेगी। तो क्या आप इस रुझान को, इसकी एक कोशिश की गई कि भाई ये इस वो तरह- एक ही चीज़ बनी थी, उसके बाद तो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी। मगर अगर आप ये तो नहीं कह सकते पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट बनना शुरू हो गया है। वो फिर वो बना था, वो उसकी कुछ क्लिप्स उठा के लोगों ने एन्जॉय किया, लेकिन वो इस तरह का और तो कोई कंटेंट नहीं बन रहा। डू यू थिंक कि मतलब ऐसा कंटेंट आना चाहिए? नहीं बनेगा भी नहीं। नहीं चाहिए की तो बात दूर की है, वो बनेगा भी नहीं। मतलब इस हाँ, ये हिमायत नहीं करते? एक ब्लंडर था, ये बात गुज़र गई। अब तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ होनी भी नहीं चाहिए आपके मुताबिक, बनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी माशरती इक़दार से मेरा ख्याल है कुछ हट के है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर वही वाली बात कि शूट किस तरह से हो रही है चीज़। ये बहुत मैटर करता है कि एक ही सीन को कोई अक्लमंद डायरेक्टर कैसे शूट करेगा और कोई दूसरा डायरेक्टर जो कि कुछ और ही दिखाना। एक डायरेक्टर स्टोरी का सीन दिखाना चाह रहा है, वो आप फिर वो आएगा, गुज़रेगा, आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। एक डायरेक्टर दिखाना ही कुछ और चाह रहा है, तो वो तो फिर वही दिखाएगा और वो फिर आपको फिर क्लिक भी यानी कि वो मसाला कंटेंट कह लीजिए उसको, या वो जो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। इस वक्त जो हमारे अदाकार हैं, वो हर चेक पे टैक्स भी देते हैं, और सरकारी जो टैक्सेस हैं, जो अमूल हैं, उनसे भी उनका वास्ता रहता है। क्या आपको लगता है कि आप लोगों का जो ये टैक्स नेट में आपको लाना है, ये कानून में कुछ रियायत होनी चाहिए, या डू यू थिंक आर यू कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ दिस? मेरे ख्याल 10 to 12% है और ठीक है, ठीक है, इतना तो मतलब हम भी यहाँ रहते हैं तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप लोग इसके हम आहंग हैं। अच्छा, जो अक्सर अदाकार हैं, उनमें से कितने ऐसे अदाकार हैं जो टैक्स रिटर्न बाकायदा तौर पे जमा कराने? मेजॉरिटी ये वाली बात ऑफ कोर्स हम किसी से पूछते नहीं हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो है ऐसा। यानी कि हर चीज़ कानूनी तकाज़ों और सबसे मज़े की बात ये है कि अगर आप टैक्स पेयर हो या ना हो, आपको जो चैनल से चेक आ रहा होता है वो ऑलरेडी उसमें टैक्स डिडक्ट कर दिया डिडक्ट तनख्वाहों में जैसे आ रहा होता है। हाँ, तो फिर अब वो आप टैक्स पेयर हो या ना हो, उससे फिर क्या फ़र्क पड़ता है? वो पहले से ही आपका जो चेक मिल रहा है वो टैक्स डिडक्ट करके ही तो मिल रहा है। क्योंकि दीगर ममालिक में, जो हमारे पड़ोसी मुल्क में, अक्सर ये खबरें सुनने आती हैं कि भाई आर्टिस्ट बड़ा टैक्स जज बनता रिटर्न है ये जब उसके यहाँ। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई अक्सर व बेशतर कोई ऐसी बातें जो हैं, बल्कि कहा तो ये जाता है, मुझे 1-2 आर्टिस्टों से बात करने का इत्तेफाक होने का, हमने बाकायदा लॉयर्स रखे हुए हैं जो हमारे रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। हाँ, यहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ भी इसी तरह चल रहा होता है। और मैंने मूवी की है, जिसको अभी न्यूयॉर्क फ़िल्म फेस्टिवल के अंदर उसकी सिलेक्शन भी हुई थी। तो वो थी ही पूरे उसके सिनेरियो के ऊपर, टैक्स के ऊपर। वो लिखी थी जिसने, वो इनकम टैक्स का ऑफ़िसर है और उसने अपने ही कुछ अपने केसेस थे, जिसमें से एक केस में तो उसने 27 अरब रुपए की रिकवरी की थी और वो बड़े ही ख़तरनाक इंसान के बैंक अकाउंट में थे वो पैसे।
तो वो और फिर उस दूसरा उसका ये था कि जो कोयला निकल रहा होता है कान से, उस फ़िल्म का नाम था कान नगर। कान नगर। कहाँ जो कान से कोयला निकल रहा होता है, तो फिगर्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे कि उनसे कितने बिलियन डॉलर्स की सिर्फ टैक्स की मद में उनसे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, बिलियन डॉलर्स कितना हो सकता है और कितना लाख रुपए हो रहा है। डिफरेंस बिलियन डॉलर्स और कितने लाख रुपए आ रहे हैं। तो टैक्स की चोरी अगर बंद हो जाए तो ये हम तो बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ताकि साहब, मीडिया के अंदर हर रोज एक नई कहानी बनती है, एक नया ख्याल देखने में आता है, एक नई सुबह, एक नया ख्वाब होता है। मगर इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा ऐसे भी वाक़यात रिपोर्ट हो जाते हैं जो कि थोड़े से नामुनासिब या कह लीजिए कि गलत अंदाज में लोग पोर्ट्रे करते हैं। इसके अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो कुछ लीक वीडियोस का जिक्र होता है, बाज़ आर्टिस्टों की तरफ से, बाज़ टिकटॉकर्स की तरफ से, मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता ख़वातीन की तरफ से, बाज़ दफ़ा मर्द हज़रात की तरफ से भी। क्या आप इस रुझान को दुरुस्त समझते हैं, या आप समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे रुक जाना चाहिए, या इसके पीछे वजूहात क्या हैं? नहीं, लीक वीडियोस जो आई हैं तो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, बहुत सारी चीज़ें रुक सकी ना इस वजह से। अगर ये ना आती तो जो लोग शेर बन के भेड़िए बन के घूम रहे थे, अब वो कितने सारे लोग वो अपने बिलों में घुस चुके हैं। तो इस चीज़ ने मुझे लग रहा है कि बहुत सारे हालात को जो है ना बहुत अंडर कर दिया है। ये पावर जो है ना फ़ोन की, जो कैमरे, इसमें जो कैमरा आ गया है, तो इसने अब हर बंदा डर के अब कोई मैसेज भी ऐसे ही नहीं कर देता कि यार जिस तरह से धड़ल्ले से पहले ज़माने में कर दिया जाता। अब नहीं भाई, सोच समझ के करना है जो करना है। अब लोगों की हिम्मतें जो है ना, जो गलत तरह से जो इस्तेमाल हो रही थी, वो टूट चुकी हैं इससे। यानी कि आप समझते हैं कि इस रुझान को पॉजिटिवली लेना चाहिए? नहीं, वो जिन लोगों ने स्टेप लिए ये कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, उन लोगों ने जो पब्लिक को बताने की हिम्मत की, वो स्टेप लेना वो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी था। और जिन लोगों ने किसी को बदनाम करने के लिए ये किया, तो वो भी उन्हीं के सर पे ही उल्टा पड़ा। तो अब मुझे लगता है काफ़ी लोग इससे इस इन चीज़ों की वजह से जो है ना अब सेफ़ हो गए हैं। अब तो आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग खोल के अब रख लें, आप किसी से क्या बात कर रहे हैं, कोई आपसे, बहुत सारे लोग अब ज़रा संभल के ही बात करते हैं कि यार कोई कोई भी चीज़ मैसेजेस पे आपको बदनाम कर देगी ज़माने में। टेक्नोलॉजी का एक मुस्बित रुख बहुत ज़्यादा। और एक नेगेटिव पहलू भी आप कहना चाहते हैं। अच्छा, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर क्या आपको लगता है कि ब्लैक मनी भी है? लोगों का ऐसा सरमाया भी रोल कर रहा है मार्केट में जो कि अनडिक्लेयर्ड है? जैसे भारत की इंडस्ट्री में कहा जाता है कि ज़्यादातर सरमाया जो है वो उन लोगों की मनी है जो कि वो ब्लैक से व्हाइट करते हैं। क्या ऐसा कोई रुझान, ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ नज़र आती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़िल्में बन रही हैं ना और जो फिर फ्लॉप भी हो रही हैं, तो उसमें मुझे वो वाली हल्की-सी वो फ़ील आती है कि यार शायद अगर ये फिर जब इंडस्ट्री चल ही नहीं रही है, तो ये क्यों बन ही क्यों रही हैं ये फ़िल्में? तो इसके अलावा जो ड्रामा इंडस्ट्री ये तो बहुत कमा रही है, बहुत कमा-कमा के दे रही है। और हम जो एक्टर्स हैं हमारा इससे कोई वास्ता रहता नहीं है, हमें हमें नहीं पता चलता अगर ब्लैक है, व्हाइट है, क्या है, हम हमें तो जो ऊपर सीट पे बैठा होता है हमें नहीं कौन है? ज़्यादा से ज़्यादा कास्टिंग मैनेजर, प्रोडक्शन हेड से वास्ता रहता है, उसके बाद में हमारा सेट से होता है। अच्छा, एक आम तासुर, एक आम यंगस्टर के ज़हन में ये होता है कि यार ये इंडस्ट्री तो जो है अंधेरों की एक ऐसी नगरी है जिसमें कदम रखने का तो रास्ता है, वापस जाने का नहीं है। और अमूमन ख़वातीन को यही कहते सुना गया कि भई ये लड़कियों की इंडस्ट्री नहीं है, लड़कियाँ इसमें आने से बड़ा कतराती थीं। अब रुझान कुछ बदला है या अभी भी वही ज़हनों पे पर्दे हैं? अ, पता नहीं, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ कि और लड़कियां इस चीज़ को कैसे ले रही हैं, लेकिन जो काम कर रही हैं वो तो सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से। क्या ये जो हम स्टोरीज़ सुनते हैं, किस किस्म? अक्सर मी टू और ये जो कास्टिंग काउच के अब ये मी टू की आखिरी स्टोरी कब आई थी? काफ़ी अरसा हो गया। काफ़ी अरसा हो गया ना, तो अब ये चीज़ें मुझे लग रहा है अब ये ख़त्म की तरफ हैं। ये बढ़ी थी तो अब ये ख़त्म की तरफ है। अब ज़रा से डरते हैं लोग, अब इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि ये अपने तरफ से इस तरह के कोई स्टेप्स लें।
अच्छा, आप एक वालिद भी हैं तकी और आपके भी बच्चे हैं। बतौर वालिद आप क्या समझते हैं कि एक बच्चे का करियर मुतय्यन करने के लिए किन खतूत पे उसको इस्तेवार करने की ज़रूरत है? और क्या उसको टीचिंग्स और गाइडेंस देने की ज़रूरत है कि वो आज के इस माशरे में कि जिसमें हर चीज़ डिजिटल हो गई है और उसके हाथ में वो डिजिटल बॉक्स, इसे मोबाइल कहते हैं, उसको वो देख के मुख्तलिफ़ चीज़ें लर्न करना है। ज़रा इस मौज़ू पे इज़हार ख़्याल करें। मैंने पूरी तरह से ये कोशिश करके रखी हुई है कि मेरे बच्चों से ये डिवाइस दूर से दूर रहे, और मेरे बच्चे अगर कोई कंटेंट देख भी रहे होते हैं ना, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी का नहीं होता, वो मेरा सिलेक्ट किया हुआ होता है। वो अभी भी वो पीछे बैठी हुई है, तो मेरे साथ मेरी बेटी भी आई हुई है। जी। तो हम ये बीइंग अ पेरेंट, ये आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये रील्स वाला जो चक्कर है कि ये जो बच्चा बैठा हुआ है और वो बस स्वैप किए जा रहा है, स्वैप किए जा रहा है, वो आपने इतने से माइंड को आपने ये वाली अथॉरिटी कैसे दे दी कि तुम्हारी मर्ज़ी जो जी चाहे देखो, तुम्हारी मर्ज़ी जो जी चाहे सीखो। ये वाली चीज़ मैंने अपने बच्चों की तरफ नहीं आने दी, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मुझे लगता था ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और मुझे लग रहा है मैं इसको लेके जो है काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। यानी बच्चों का अगर आपने एक बुनियाद रखनी है तो बचपन से उनको कुछ लिमिट्स, बाउंड्रीज़ के तहत परवरिश। बाउंड्रीज़ के तहत, और आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको कुछ बोल दो और वो चीज़ को समझ जाए। आप उसको टाइम दोगे, उसको समझाओगे, उसको एक-एक चीज़ के बारे में खुद बताओगे, तो वो भी आपका ही खून है ना, वो समझ जाएगा। आज का बच्चा आपको पिछले 20 साल के बच्चे के मुकाबले में कितना मुख्तलिफ नज़र आता है? ज़हनी सतह के लिहाज से, इल्मी लिहाज से, मिज़ाज और मशागिल के लिहाज से? आज का बच्चा हमसे बहुत आगे निकल चुका है, हम तो वो चीज़ें सोच भी नहीं सकते थे, पूरी दुनिया उसके हाथ में है। हर चीज़ सीख सकता है वो, हर चीज़ कर सकता है वो। उस वक़्त तो ऐसा होता था कि जैसे कि यार, अगर किसी ने कोई किताब पढ़ी है या फिर कोई न्यूज़ देखी है, तो वो देख सकता था कि भाई किसी को बता सकता था। अब तो अगर मुझे कुछ पता है, तो वो सब इस कमरे में बैठे हुए हर बंदे को पता है वो चीज़। यानी जो हाँ, इन्फॉर्मेशन सब बराबर रसाई है। इंसान हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि कहा जाता है कि पहले अक्सर हमारे जो फ़नकार बरादरी होती थी वो शिकवा करते थे कि यार फ़लाँ प्रोड्यूसर ने या फ़लाँ डायरेक्टर ने हमारे पैसे मार लिए और हमारे जो ड्यूज़ बनते थे हम वो खा लिए। क्या ऐसा अब भी होता है, लोगों के पैसे रुक जाते हैं, उनके चेक्स बाउंस हो जाते हैं? जो बड़ी प्रोडक्शंस हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो अगर कोई सोलो प्रोड्यूसर आया है, तो उस बेचारे के साथ ये हो सकता है, क्योंकि उसको समझ नहीं होती कि ये काम करना कैसे है। कोई बीच में से उसको डिच कर दे, पैसे उसके लेके भाग जाए। तो ज़्यादातर तो ये मसाइल सोलो प्रोड्यूसर्स बेचारों के साथ होते हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, तकी साहब ये भी कहते हैं कि अदाकारों के एक बड़े टेंट्रम्स और बड़े नखरे भी होते हैं। वो सेट पे लेट आते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है वो नहीं बोलते हैं। क्या ऐसा स्टारडम होता है हमारे इस ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर? आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है? देखिए, मैंने जो मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है वो यही है कि जितने बड़े एक्टर्स हैं ना, मैंने उनको कभी सेट पे शोर मचाते हुए नहीं देखा। जो बेचारे छोटे ड्रामों के एक्टर्स हैं, वो उनको अपना राइट लेने के लिए कि यार मैं यहाँ पे मेन लीड हूँ, मुझे समझो, मुझे मेरे लिए ये क्यों नहीं आ रहा, मेरे लिए वो क्यों नहीं आ रहा, उन बेचारों को शोर मचाना पड़ जाता है। लेकिन जब आप जितने बड़े एक्टर्स हैं उनको मैंने बिल्कुल सुकून से ही देखा है हमेशा सेट पे। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो फ़िल्मसाज़ी का शोबा है, उसके अंदर कुछ मख़सूस ही हीरो-हीरोइन हम देख रहे हैं। ईद के मौके पर भी जो फ़िल्में रिलीज़ हुई, उसमें कुछ मख़सूस ही आपने किरदार देखे जो कि गुज़िश्ता 30 साल से नज़र आ रहे हैं। क्या हमारे पास नए हीरो काम नहीं करना चाहते या नए हीरो के लिए मौक़े ही नहीं है? या लड़कों में वो चाह भी नहीं है कि वो नहीं, बतौर आप हीरो। देखें, सैयद नूर ने जो फ़िल्म्स बनाई थी, उन्होंने यही सोच के बनाई थी ना कि मैं एक टिकटॉकर को उठा लेता हूँ
एक इस तरह के एक अच्छे एक्टर को उठा लेता हूँ, ये इस तरह से हो सकता है क्योंकि टिकटॉकर्स की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है। उसमें से अगर 10% भी लोग आ जाएँ, तो मेरी फ़िल्म तो ब सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन कोई भी नहीं आया फ़िल्म देखने के लिए। तो हम ये वाले फ़ॉर्मूला ट्राई हुए हैं, लेकिन फ़िल्म देखने नहीं आता कोई। माहिरा के लिए फिर भी लोग आ जाएँगे, हुमायूँ सईद के लिए फिर भी लोग आ जाएँगे। लोगों के ऊपर है ना, लोग आ ही नहीं रहे देखने, तो इसमें किसका कसूर है? यानी कि लोगों को कायल करना मुश्किल है। लोगों को कायल करना मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंटेंट है और एक बहुत अच्छी फ़िल्म है। अच्छा तकी भाई मैंने कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ जो रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि एक बच्ची हमारे शहर की है जो कि बड़ी कम उम्र में कुछ ऐसा कर रही है जो कि शायद ही बच्चे हिम्मत करते हैं और वो आपकी साहबजादी हैं और जैसा कि अभी आपने बताया आज आपके साथ तशरीफ भी लाई हैं तो ज़रा सा उनके मुतालिक बताएं ताकि हम अगले सेगमेंट में उनको अपने साथ बिठाएं और ज़रा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं उनका क्या शौक है और क्या करने लगी हैं वो। बीइंग अ पेरेंट मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने बच्चे की ग्रूमिंग करूँ। मैं देख रहा था कि किस तरह से उसका रुझान उल्टी-सीधी चीज़ों की तरफ जा रहा है जो कि उसको उसको उसकी उसकी डाइवर्जन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ जा रही है। तो मैंने मैंने फिर ढूँढा, मैंने सोचा कि यार इसको किसी हॉबी की तरफ लगाना होगा। फिर वो मेरी ही सिलेक्शन थी कि यार इसको माउंटेनिंग की तरफ लगाता हूँ। मैंने उसका डिफरेंट चीज़ें मैं ट्राई करता गया। उसका रुझान मैंने देखा कि यार इसको शौक है माउंटेन्स देखने का, माउंटेन्स वाली मूवीज़ देखने का, फिर बर्फ़ पे जा रहे हैं और क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें, ये सब कुछ करने का। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उसकी ट्रेनिंग कराना शुरू की। लास्ट ईयर हम लोग ने 12,000 फीट पे एक जगह आती है खुमैर, गिलगित में। तो वहाँ का ट्रैक किया था हम लोगों ने। हम सुबह को निकले थे और तकरीबन हमें शाम हो गई थी पहुँचने में। उस वक़्त ये 7 साल की थी। एक 7 साल की बच्ची के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क था। हम जब नीचे ही थे ना, तो वहाँ लोगों ने कहा था ये बच्ची नहीं जा सकती, ये नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा अब इतनी दूर से आए हैं, कोशिश तो करेंगे, नहीं हुआ तो क्या हुआ, वापस आ जाएँगे। तो लेकिन जब उसने शुरू किया तो फिर उसने उसको ख़त्म ही किया। आप भी फिर साथ होते होंगे? मैं उसके साथ ही था, हाँ। मैं उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकता हूँ। बड़ा आपका हाँ, फिर वहाँ जाके हमने कैंपिंग की और वहाँ के खाने खाए और याक के दूध का बना हुआ मक्खन और ये वाली जो चीज़ें थी ना, क्या बात, इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मल वहाँ असल में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ़ जो चरवाहे गर्म जून-जुलाई में सिर्फ़ अपने मवेशी लेके जाते हैं, खिलाई-पिलाई के लिए और फिर जैसी सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे नीचे आ जाते हैं, वहाँ 5-5 फुट बर्फ़ होती है पूरे साल, सिर्फ़ कुछ गर्मियों के महीने छोड़ के। तो वो वाली जगह थी, तो चरवाहों के साथ हम लोग रहे। वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, तो फिर उससे फिर मेरी और ज़्यादा वो हुई। फिर अब कुछ इस तरह से हुआ कि यार इसको कुछ अचीव करवाना है कि हम K2 बेस कैंप पे जाएँगे। तो उस हवाले से पूरे साल जो है ना हमने अपने आप को इंडल्ज रखा। तो बच्चे का दिमाग किसी एक इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी में लगा रहे ना, तो फिर कुछ उसके दिमाग में खराफात आएँगे भी नहीं। आएँगे भी तो फिर चले जाएँगे। आप फ़ौरन आपको बहुत आसान होगा कि अब जैसे एक छोटी-सी बात बताऊँ, अभी इस वक़्त 8 साल की है और कल हमने 10 किलोमीटर्स की एक वॉक की है और कल फ़ील लाइक 40 डिग्री हो रहा था। हमने 2 बजे ये वॉक स्टार्ट की थी और 4 बजे ख़त्म की थी और 10 किलोमीटर का हमने एक रखा था अपना टास्क और वो हमने पूरा किया। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि आपकी जो साहबज़ादी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो समाविया ये बताइए कि भई क्या शौक हैं आपके ये क्लाइंबिंग या हाइकिंग इतनी सी उम्र में कैसे कर लेती हो बेटा? मुझे स्न मुझे स्नो का बहुत शौक है इसलिए क्योंकि माउंटेन्स पे स्नो होती है और ठंडक भी। तो कितनी 8 साल की हैं अभी आप? और अभी आपका क्या प्लान है? क्या करने लगी हो आप? मैं ट्रेनिंग करती हूँ। हाँ, ट्रेनिंग कर कहाँ जाने वाली हो ये बताओ? मैं टाइगर पी उसको मिनी K2 भी कहते हैं। ओह माय गॉड! यानी कि उसको चढ़ोगी क्या? डर नहीं लगेगा आपको? इतना ऊपर जाएँगी? नहीं। वापस आ जाएँगे? हाँ। थोड़ा-सा बताएँ भई टाइगर पीक क्या है और क्या प्लान है आपका? एलैबोरेट तो करें ज़रा। टाइगर पीक है 4500 की एलिवेशन पे और वहाँ और वाक़ई ये है झारखंड एक जगह आती है नारायण के से ज़रा-सा आगे जाएँगे।
बाबूसर टॉप वाले रास्ते पे अगर आप जाएंगे तो जो लोग गए होंगे उनको नज़र आई होगी राइट हैंड पे एक केटू नुमा शक्ल की एक माउंटेन। तो वो उसको सबमिट करने जा रही हैं ये इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे ये हमारा जो प्लान है ये पूरा हो जाए। और ये पहले भी कुछ क्लाइम कर चुकी है, वो तो बताएं। ये गई थी खुमैर की तरफ, वो था तकरीबन 3600 की एलिवेशन पे। तो 3600 किया हुआ है, अब ये 4500 पे जाने वाली है इंशाल्लाह। तो वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, ये इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा सिलेंडर अपने ऐप, क्योंकि मैं कोच से ज़्यादा तो मैं फादर हूँ ना, तो मुझे अपने बच्चे का ख्याल तो रखना है। तो मैं हर चीज़ सेफ्टी के हवाले से मैं सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए, और हम रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ कर भी रहे होते हैं। तो ये आपने इतनी सी बच्ची को इस कदर महूम जो बना दिया, तो इसमें क्या आपके पीछे कोई इंस्पिरेशन थी या आप खुद भी इसके बड़े शौकीन रहे हैं? ये था, मेरा बचपन का शौक तो था, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकल एज सच कुछ नहीं किया हुआ था। प्रैक्टिकल जो मेरा भी फर्स्ट इस तरह का एक्सपीरियंस था वो इसके साथ ही था, और मैंने अपने आप को ट्रेंड भी किया और साथ में मैं इसको भी ट्रेन कर रहा था। वजह फिर मैं बताऊं, वजह यही थी कि मैं इसका माइंड डाइवर्ट करना चाह रहा था एक हेल्दी एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि ट्रैवल आपको जिस तरह से ग्रूम करता है और कोई चीज़ नहीं करती। ये आपको नई नई चीज़ें सिखाता है, आपको एक मुश्किल सिनेरियो से निकलने की हिम्मत देता है, और किसी भी पोजीशन में जो है आपको परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं करना, ये सिखाता है। मतलब कुछ भी छोटा सा होता है, सबसे पहले मेरी इंस्ट्रक्शन क्या होती है समाविया? रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो याद आ गया वो डायलॉग जो एक बड़ी मशहूर मूवी में हमने सुना था, उनकी भी 2 बेटियां होती हैं और वो साहब बोलते हैं कि मारी छोरियां छोरों से कम है क्या? तो आपको भी शायद भी ऐसा ही करेज किया, और ये बड़ी लाइक ए तकलीद है, काबिल मिसाल है। तो समावी, आप ये बताएं बेटा, किस स्कूल में पढ़ती हैं और क्या आपकी हॉबीज हैं इसके अलावा? स्कूल का बताइए। मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। के और हॉबी है कोई आपकी माउंटेनिंग के अलावा? गेम्स वगैरह भी खेलती हैं? हाँ। के और फ्रेंड्स कौन है आपके? स्कूल में हाँ। ओ बरीरा ओके, आप अपनी फ्रेंड को लेके जा रही हैं, सिर्फ पापा के साथ जा रही हैं? बाबा के साथ। चले वंडरफुल, वी विश यू गुड लक, और आपको भी हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। और मेरे ख्याल है पहली होगी ये जो जो इस एज में टाइगर पीक को जो लड़की सबमिट करे। वो अलग बात है कि कोई लोकल जो नीचे रहते हैं वो कोई चढ़ते हैं, वो तो उनके लिए ही आसान है। एग्जैक्टली। तो वो अलग बात है कोई इस तरह से किया हो, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल है फर्स्ट होगी। वी विश यू गुड लक, और हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं समावी, आपका भी बहुत थैंक यू अदा करते हैं कि आज आप तशरीफ लाई अपनी ट्रेनिंग से हटके, और आप दोनों का हम बेहद शुक्रगुजार हैं आज की इस पॉडकास्ट में हिस्सा बनने के लिए। अपने नाजरीन से हम दरख्वास्त करेंगे कि हमें अपने वैल्यूबल फीडबैक से ज़रूर मुतला करें, इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं इस हवाले से अपनी आरा से हमको आगाह करें, और साथ ही साथ ये बताएं कि अपने इस प्रोग्राम में हम मज़ीद किन मेहमानों को बुलाएं, उसकी सजेशन भी अपने हाथों दें। आपसे आपका होस्ट सलानवर इजाज़त लेगा इस दरख्वास्त के साथ कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहें, इस मुल्क को तरक्की की मराज तक ले जाने के लिए हर वो काम कर गुजरें जो कि हमारे बस में है, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी जान, हमारी पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद।